नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़। एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप टू क्लास 10th सीबीएसई पैटर्न। निस्वा इंटर कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12th। खुशखबरी, विद्यालय को मिली 7 विषयों की मान्यता। लाइफ स्टाइल फर्नीचर बेलनाडी आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। मुख्य विकास अधिकारी श्री प्रकाश गुप्ता ने जिला महिला चिकित्सालय आजमगढ़ में बने टीकाकरण बूथ पर फीता काटकर एवं नौनिहालों को पोलियो की खुराक पिलाकर सोमवार को सघन मिशन इंद्रधनुष अभियान के प्रथम चरण का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिन बच्चों को समय से सभी टीके लग जाते हैं तो वो जानलेवा बीमारियों से सुरक्षित रहते हैं, इसलिए हम सभी का फर्ज बनता है कि सभी बच्चों और गर्भवती को समय रहते टीका लग जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि इस अभियान में 5 वर्ष से छोटे टीकाकरण से छूटे हुए बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं को 12 जानलेवा बीमारी से बचने हेतु टीकाकरण किया जाएगा। इस हेतु जनपद में कुल 27,358 बच्चों को और 5,294 गर्भवती महिलाओं को टीकाकृत किया जाएगा। इसके लिए जनपद में कुल 3,054 टीकाकरण सत्र लगाए जाएंगे, जिसमें 557 ANM, 4,005 आशा कार्यकर्ता, 5300 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई गई तथा ब्लॉक और जनपद स्तर से इसका पर्यवेक्षण किया जाएगा। उन्होंने सभी से अपील की है कि इस अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लें एवं अपने बच्चों का टीकाकरण कराएं। सीएमओ ने कहा कि कोई भी काम तभी सफल हो सकता है जिसमें समाज का सहयोग मिलता है। मेरी जन सामान्य से अपील है कि बच्चों और गर्भवती को समय से टीका जरूर लगवा दें। इसके साथ ही जिले के सभी ग्राम प्रधान, समाज के प्रतिष्ठित नागरिक और अन्य विभाग भी इस अभियान को सफल बनाने के लिए अपना 100% सहयोग करें। सीएमओ ने कहा कि जिले के सभी ब्लॉक में इस अभियान को चलाया जा रहा है। इस अभियान को सफल बनाने में सभी लोग अहम भूमिका निभाएं। इस दौरान कोई भी कोताही बरती नहीं जाएगी। 7 तारीख से 12 तारीख अगस्त में चलने वाले इंद्रधनुष अभियान का शुभारंभ हुआ है और इसी क्रम में मेरे द्वारा जिला महिला चिकित्सालय आजमगढ़ में आज इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। इस कार्यक्रम में हमारे कुल 6 दिनों में 512 स्थानों पे सत्र प्लान किए गए हैं। कुल 3,054 सत्र हमारे रहेंगे और उसमें हमारे जो ड्यू चिल्ड्रंस हैं, जो हमारे जिन बच्चों को खुराक दिलाई जानी है, ऐसे जनपद में कुल 27,358 बच्चे हैं। ऐसे ही 5,254 हमारी गर्भवती महिलाएं हैं जिनको कि इस अभियान के अंतर्गत उनको टीकाकरण किया जाएगा। इसके साथ साथ हमारे इस पूरे अभियान में हमारी काफ़ी बड़ी संख्या में कर्मचारी हमारे तैनात किए गए हैं। 557 ANM, 4,005 आशाएँ, 154 आशा संगिनी और 5300 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ, इन 512 प्लान जो सेशन स्थान हैं, इन सभी में वो इस कार्यक्रम को अंजाम देंगे। इसके अलावा हमारा पूरा स्वास्थ्य विभाग इस कार्यक्रम में लगा हुआ है और हमें पूरी आशा है कि हम अपने निर्धारित लक्ष्य को इस अभियान के अंतर्गत हम अवश्य प्राप्त करेंगे। सर, क्या इसके लिए अलग काउंटर बनाए गए हैं? उसी जो टीका लगता है उसी काउंटर पर ये आगामी जो 6 दिन हमारे अभियान चलेंगे उनमें स्थान निर्धारित हैं। 512 हमारे स्थान चिन्हित किए गए हैं जो सेशंस हैं। उन सेशन में हमें टीकाकरण कराया जाना है और उसी में हमारे कर्मचारी वहाँ पर तैनात मिलेंगे और उनको जो ड्यू लिस्ट है वो ड्यू लिस्ट उनको दे दी गई है। उन्हीं ड्यू लिस्ट के हिसाब से वो उनको टीकाकरण कराएंगे। हत्या के मुकदमे में बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सोमवार को MP MLA स्पेशल सत्र न्यायालय में पेश किया गया। इस मुकदमे में विशेष लोक अभियोजक राधेश्याम मालवीय ने बताया कि सोमवार को मुकदमे के 9वें गवाह मनीष सिंह की गवाही पूरी हुई। अदालत ने अगले गवाह की गवाही के लिए 18 अगस्त तिथि निर्धारित कर दी। बताते चले कि 6 फरवरी 2014 को तरवा थाना क्षेत्र के एराकला गांव में सड़क निर्माण कार्य में लगे मजदूरों पर फायरिंग की गई। इस फायरिंग में बिहार के गया निवासी मजदूर इकबाल की मौत हो गई तथा पांचू नाम का एक मजदूर घायल हो गया। हत्याकांड में घटना के करीब 7 महीने बाद मुख्तार अंसारी का नाम इस घटना की साजिश रचने के तौर पर आया। इस मुकदमे में गवाही की प्रक्रिया चल रही है। आज ADJ 3rd के यहाँ राम इकबाल की हत्या का मामला चल रहा है, जिसमें PW 9 एग्जामिन हुआ है। 8 पहले हो चुके थे। उसमें मैं केवल राजन और श्याम बाबू पासी तथा सोहन पासी का वकील हूँ। मैंने अपनी जिरह कर ली है और मुख्तार अंसारी के लिए अभिनंदन सिंह को जिरह करनी है। कुल कितने लोगों का गवाह होना है इसमें? गवाही अब गवाह तो बहुत काफ़ी हैं, लेकिन 9 तक हुआ है।
सोमवार को उत्तर प्रदेश अभिभावक महासंघ व आजमगढ़ के समस्त संगठनों ने मिलकर एक बैठक कुंवर सिंह उद्यान में आहूत की गई। बैठक का मुख्य एजेंडा उत्तर प्रदेश में शिक्षा माफियाओं का एकजुट होना था। आजमगढ़ में हुई घटना श्रेया तिवारी की मौत में जो लोग अपराधी सिद्ध हुए उन्हें जिला प्रशासन जेल में कर दी और बाकी चीजें जांच के दायरे में चल रही है। उसी बीच 5 तारीख को एक बिगुल ICSE और CBSE चला रहे हैं। शिक्षा माफियाओं की तरफ से बजाया जाता है कि कैसे हमारे किसी भी अध्यापक के प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया गया और इस क्रम में उनके द्वारा एक तानाशाही बयान पूरे उत्तर प्रदेश के निजी विद्यालयों को लिए दिया जाता है कि आप सभी इसके विरोध में 8 अगस्त को अपने अपने विद्यालय को बंद रखेंगे। इनके इस बयान के विरोध में उत्तर प्रदेश अभिभावक महासंघ ने पूरे प्रदेश की जनता से एक अपील के लिए इस बैठक को आहूत किया कि कब तक इन तानाशाही रवैये को हम लोग झेलते रहेंगे। ये शिक्षा के नाम पर लुटेरे बन चुके हैं और अब तो हत्यारे भी हो चुके हैं। तो क्या हम श्रेया की तरह ही अपने बच्चों का बलिदान देने के लिए तैयार हैं? अगर ऐसा नहीं है तो इनको सबक सिखाने के लिए अगर तुम लोग अपनी एकता का प्रदर्शन कर सकते हो तो हमारी संख्या लाखों करोड़ों में है और बिना डरे हम अभिभावकों को भी एक छोटा सा संदेश इन शिक्षा माफियाओं को अवश्य देना चाहिए। और इसी क्रम में उत्तर प्रदेश अभिभावक महासंघ के सचिव गोविंद दुबे ने प्रदेश की जनता से अपील की है कि 9 अगस्त को हम सब अपने बच्चों को स्कूल ना भेजें ताकि इन हिटलर शाहों को ये पता चल सके कि तुम्हारी रोजी रोटी हमसे है, हमारी रोजी रोटी तुमसे नहीं है। इस अवसर पर गांधीगिरी टीम, JYSS टीम, प्रयास संस्था और कई संगठन उपस्थित रहे। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है स्कूल मैनेजमेंट का। वो एक बच्ची आत्महत्या करती है या हत्या होती है, वो जांच चल रही है। पुलिस को कुछ साक्ष्य मिले हैं, पुलिस ने अरेस्ट किया है। प्रशासन की निगरानी में उसे न्यायपालिका के सामने ले जाया गया या ले जाया जाएगा। इनके पास अगर कोई अपने पक्ष में साक्ष्य होगा तो ये प्रस्तुत करेंगे। ये निर्दोष हैं तो वो अपना साक्ष्य देंगे, पुलिस के पास जो भी साक्ष्य उपलब्ध हैं वो दे देगी। कल का इनका निर्णय बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बच्चों ने क्या बिगाड़ा था? बच्चों का क्लास हम पर करने का इनका कोई अधिकार नहीं है। ये एक स्वयंसेवी ट्रस्ट के रूप में काम कर रहे हैं जहां लाभ हानि का कोई मतलब नहीं है। ये अपने बाइलाज में मेंशन करते हैं कि हम केवल शिक्षा का प्रचार प्रसार करेंगे, हम मुनाफा वसूली करने नहीं आए हैं, हम बिना लाभ हानि के शिक्षा का प्रचार प्रसार करेंगे। और ये क्वालिटी एजुकेशन के नाम पे वर्षों से अभिभावकों का शोषण करते आ रहे हैं। तो ये बहुत ही गलत है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये बच्चों का क्लास हम पर ना करें। मैंने अपील की है इनसे कि अपना बंद वापस ले लें। अगर ये नहीं मानते हैं तो 9 तारीख को अभिभावक भी 9 अगस्त को अभिभावक भी अपनी एकता का प्रदर्शन करेंगे, बच्चों को स्कूल जाने से रोकेंगे। ये मजबूरी में अभिभावक भी ऐसा ही करेंगे। उसके बाद हम हमारे जिला अधिकारी से मिलके पूछेंगे। मैं जानता हूँ इनके पास वेल क्वालिफाइड टीचर्स की कमी है। एक शिक्षक के पास, एक शिक्षक के अंदर बाल मनोविज्ञान की अच्छी समझ होनी चाहिए। और ये श्रेया हत्याकांड या आत्महत्याकांड ये बताता है कि वो प्रिंसिपल जो है अहंकारी है। उसने अपने अहंकार को तुष्ट करने के लिए श्रेया नाम की बच्ची को दिन भर जलील किया है और वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाती है। इनको तो अगर उस बच्ची ने कोई गलत किया था, कोई अपराध किया था तो किसी मनोवैज्ञानिक को बुला के या खुद के स्तर से काउंसलिंग करनी चाहिए थी। और आगे हम जिला अधिकारी को कल एक ज्ञापन भी देंगे। किसी इन कि हम जो प्रदर्शन कर रहे हैं या हम जो कलबंदी है उसको लेकर हम किसी तरह का विरोध नहीं जता रहे हैं, ना कि बल्कि हम अपने और गार्जियंस के बीच ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों ऐसा हुआ है। नहीं, वो प्रशासन के ऊपर दबाव बनाने का पूरा इनका प्लान है। लेकिन इस सरकार में इनके बंद से, इनके इस तरह से दबाव बनाने से प्रशासन दबाव में नहीं आएगा। जांच नहीं रुकने वाली है। इनके हड़ताल से, इनके बंद करने से देश का कानून नहीं बदल जाएगा। कानून सम्मत जो भी कार्रवाई होगी वो पुलिस करेगी। अब तो हम जिलाधिकारी से कल पूछेंगे कि इनके शिक्षकों की क्वालिफिकेशन क्या है, कितने टीचर इनके वेल क्वालिफाइड हैं। कृपया जांच करें, ये जांच का विषय है। अगर ये शिक्षक वेल क्वालिफाइड होते
उनके अंदर बाल मनोविज्ञान की समझ होती तो ये श्रेया हत्याकांड नहीं होता। मैं पूरे प्रदेश के अभिभावकों से अपील करता हूं कि इनके शिक्षा विरोधी निर्णय का जवाब देने के लिए 9 तारीख को अपने बच्चों को स्कूल जाने से रोक लें, ताकि शिक्षा माफिया देखे कि अभिभावक भी एकजुट हो चुके हैं। प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ, जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ सहित कई संगठनों के कर्मचारियों, अधिकारियों एवं पदाधिकारियों द्वारा पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सोमवार को बाइक रैली निकाली गई। बाइक रैली के दौरान सभी कर्मियों ने सरकार से पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग की और शहर की सड़कों पर नारेबाजी के साथ प्रदर्शन किया। 1 अप्रैल 2004 से तत्कालीन सरकार ने पुरानी पेंशन बंद की थी। उसी क्रम में एक शासनादेश के तहत उत्तर प्रदेश में भी 2005 में पुरानी पेंशन बंद कर दी गई। तब से लगातार शिक्षक एवं सभी विभागों के कर्मचारी एवं अधिकारी पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं। शिक्षक संघ का कहना था कि पेंशन हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हमारे बुढ़ापे का सहारा है। एक देश में 2 तरह के कानून गलत हैं। हमारा ये धरना प्रदर्शन अनवरत जारी रहेगा जब तक कि सरकार पुरानी पेंशन बहाली के लिए कोई कठोर कदम नहीं उठाती। पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में सोमवार को पुरानी पेंशन शंखनाद बाइक रैली का आयोजन किया गया। ये रैली डीएवी इंटर कॉलेज से होते हुए ठंडी सड़क, दीवानी, कलेक्ट्री, कचहरी, विकास भवन तक निकाली गई। मोटरसाइकिल के माध्यम से अनेकों ने इसमें भाग लिया। प्रदेश अध्यक्ष क्रांति सिंह ने बताया कि हमारे हक की लड़ाई पुरानी पेंशन की बहाली है। हर कर्मचारी के बुढ़ापे का सहारा पुरानी पेंशन है, जिसे सांसद विधायक ले रहे हैं, जो कभी सरकारी कर्मचारियों को मिलनी चाहिए। इसके लिए जो भी संघर्ष करना पड़ेगा हम लोग करते रहेंगे। शिक्षक संघ, कर्मचारी संघ, ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ एवं अलग अलग संघ के लोगों ने इस रैली में भाग लिया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि पुरानी पेंशन हक है हमारा, ये हमारे बुढ़ापे की लाठी है। इस हक की लड़ाई के लिए हमने संघर्ष लगातार जारी रहेगा। हम सरकार के सामने अपनी मांगों को रखते रहेंगे। सन 2024 के पहले ये बहाल हो जानी चाहिए। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के सटियावा ब्लॉक अध्यक्ष प्रमोद लाल श्रीवास्तव ने बताया कि 22 ब्लॉक के अध्यक्ष अपने साथियों के साथ रैली में शामिल हुए। लगभग 4000 कर्मचारियों के साथ हम अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं। का जो है नई पेंशन के खिलाफ हम लोग का जुलूस निकाला जा रहा है। इस पर हम लोग को पुरानी पेंशन चाहिए, नई पेंशन नहीं हम लोग को चाहिए। नई पेंशन से बहुत दिक्कत हम लोगों को हो रही है। हम लोग को किसी भी कीमत में पुरानी पेंशन चाहिए। नई पेंशन का कोई अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो पेंशन कहाँ जा रही है, किसके खाते में जा रही है, उसका कोई लेखा जोखा हम लोग के पास नहीं है। हम लोग यही चाहते हैं कि नई पेंशन बंद करके पुरानी पेंशन को दिया जाए। इसका विरोध आप लोग किस तरह कर रहे हैं? यहाँ से लेकर सांसद तक जाएंगे कि नहीं, हम लोग यहाँ से लेकर के दिल्ली तक जाएंगे। अभी हम लोगों का 10 अगस्त को जो है दिल्ली में रामलीला मैदान में भी धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। वहाँ 22 प्रदेश के लोग आ रहे हैं, वहाँ ऐतिहासिक धरना किया जाएगा। हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने पिता पुत्र को आजीवन कारावास तथा 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। ये फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 6 रामानंद ने सोमवार को सुनाया। अभियोजन कहानी के अनुसार मुरली यादव पुत्र खिलावन यादव निवासी सुम्बाडी थाना पवई का दामाद लाल बहादुर यादव पुत्र राम पलट निवासी जगदीशपुर से आ रहा था। जगदीशपुर थाना फूलपुर 29 जून 1999 को अपने गाँव ससुराल से आ रहा था। तभी रास्ते में चकियां तिराहे पर लगभग रात 9 बजे पुरानी रंजिश को लेकर राधेश्याम पुत्र पुरुषोत्तम तथा राधेश्याम का लड़का हरिप्रसाद व 2 अन्य लोगों ने लाल बहादुर को स्कूटर को रोक लिया। राधेश्याम तथा हरिप्रसाद ने बहादुर को गोली मार दी। घायल बहादुर को फूलपुर सरकारी अस्पताल से बेहतर इलाज के लिए बीएचयू ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान 1 जुलाई को लाल बहादुर की मृत्यु हो गई। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद मुकदमे में चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित की। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता श्रीश कुमार चौहान ने वादी मुरली, नायब तहसीलदार श्रीकांत तिवारी, श्यामजीत, दयाशंकर मिश्र, हीरावती, राम पलट, लालजी, कृपाशंकर, मोहम्मद नसीम फारूकी, लाल साहब यादव, उप निरीक्षक काशीनाथ यादव तथा चीफ फार्मासिस्ट राजेंद्र प्रसाद बरनवाल को बतौर साक्षी न्यायालय में परिचित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी राधेश्याम तथा हरिप्रसाद को आजीवन कारावास तथा 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। इनरव्हील क्लब द्वारा स्तनपान सप्ताह 1 से 7 अगस्त तक मनाया जा रहा है। क्लब ने इस दौरान जिला महिला चिकित्सालय में कार्यक्रम का आयोजन कर महिलाओं को बताया कि नवजात को 1 घंटे में ही मां का पहला गाढ़ा दूध पिलाया जाना चाहिए। इससे उनकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। माताएं 6 माह तक सिर्फ बच्चे को मां का दूध ही दे।
6 माह बाद ही उसे तरल पदार्थ जैसे दाल का पानी, पिसा हुआ केला, उबली सब्जी एवं अन्य पदार्थ भी खिलाएं। समय समय पर बच्चों को लगने वाले टीके जरूर लगाएं। इस दौरान जहां क्लब ने बच्चों को खिलौने, फल, डायपर, बिस्किट उपहार स्वरूप बांटे, वहीं गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण कर आयरन और कैल्शियम की गोलियां भी बांटी गई। इस दौरान क्लब की प्रेसिडेंट अमितलता सिंह ने कहा कि मां का दूध पीने से शिशु को अथाह फायदे होते हैं। मां के पहले दूध में बहुत ज्यादा एंटीबॉडीज होती है जो कई बीमारियों से लड़ने में सहायक होती है और ये दूध बाल मृत्यु दर में कमी लाता है। मां का दूध नवजात के लिए सर्वोत्तम आहार के साथ अमृत भी है। उन्होंने बताया कि स्तनपान करवाने वाली महिलाओं को गर्भाशय तथा स्तन कैंसर का खतरा नहीं रहता। 6 महीने तक बच्चे के लिए मां का दूध काफी बेहतर होता है। आज स्तनपान दिवस के अवसर पे जो 1 से 7 तक मनाया जाता है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ महिला अस्पताल में एकत्रित हुए हैं सभी बहनें, और बच्चों के लिए कुछ गिफ्ट वगैरह लाए हैं। और स्तनपान कराने का माँ लोगों को हम लोग बताए हैं कि बच्चे जब जन्म लेते हैं तभी से हम लोगों को मतलब तुरंत 1 घंटे बाद फीड कराना चाहिए, दूध पिलाना चाहिए, ताकि जो पीला पदार्थ निकलता है वो बच्चों के लिए बहुत फ़ायदा करता है और उसी से बच्चों को कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। बच्चे 6 महीने तक जो है वो माँ का ही दूध पे रहेंगे तो वो आगे के लिए बहुत अच्छा होता है। उसमें बच्चों को ना ऊपर की चीज़ कुछ भी ना दें, पानी तक ना दें। और माँ लोगों को ये बताया गया कि बच्चे जो है जब भी फीड कराएं दूध पिलाएं, बैठ के पिलाएं, ताकि दूध सो के पिलाने से बच्चों के कान में चला जाता है, इससे कान में इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है। और अपने खान पान का ध्यान रखें। और इसी उपलक्ष्य में हम लोग आज यहाँ एकत्रित हुए और लोगों को समझाएं और कुछ यहाँ पे बच्चों को गुनगुना, बिस्किट, खाना, केला और डायपर वगैरह थोड़ा बांटे हैं यहाँ पे। आज ब्रेस्ट फीडिंग का जो अवेयरनेस हमने प्रोग्राम चलाया था, उसमें तो दूध का, ब्रेस्ट मिल्क के इम्पोर्टेंस के बारे में बताया था, लेकिन डॉक्टर नम्रता और डॉक्टर विवेक ने इन्होंने बताया कि किस तरह से हमें बच्चों को दूध पिलाना चाहिए। हमेशा हमें लाइंग पोजीशन में कभी दूध नहीं पिलाना चाहिए। आप कितनी भी थकी रहें, आप एक पीछे बैक सपोर्ट लगा लीजिए, लेकिन बैठ के ही बच्चों को दूध पिलाइए। और कितना प्यास लगा हो, जो भी लगा हो, बच्चों को ये नहीं कि होंठ सूख रहा है तो पानी पिला दिया। पहले 6 मंथ आपको सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क पे रखना, और 6 मंथ्स के बाद ये नहीं करना है कि ब्रेस्ट मिल्क ही पिलाते जाए। उसके बाद आप उन्हें कुछ तरल पदार्थ जैसे गेहूँ, जैसे चना पीस लिया, उसमें दूध मिला के दे दिया, लाई को भून के पीस के उसमें दूध मिला के पिला दिए। तो हल्का इनको धीरे धीरे उनको इंट्रोड्यूस करिए, थोड़ा तरल, थोड़ा नॉन फ्लूइड से भी कराइए। इस तरह से आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा संपन्न हुआ। हम लोग ने बच्चों को खिलौना, खाने के लिए बिस्किट, बच्चों के लिए डायपर, ये सब वितरण किया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज देश के 508 रेलवे स्टेशनों का अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत शिलान्यास किया गया। आजमगढ़ जिले में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ रहे। इस दौरान सांसद निरहुआ ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि रेलवे स्टेशन का 33 करोड़ 60 लाख की लागत से कायाकल्प होगा, जिसमें स्टेशन भवन को आकर्षक स्वरूप, सर्कुलेटिंग एरिया, अप्रोच रोड एवं प्लेटफॉर्म का सुधार किया जाएगा। वेटिंग हॉल और प्रसाधन केंद्रों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। यात्रियों की सुविधा के लिए एक लिफ्ट, 4 एस्केलेटर के साथ 12 मीटर चौड़े फुटवेयर ब्रिज का निर्माण होगा। स्टेशन की सुंदरता के लिए प्रसार लाइटिंग लगाई जाएगी। इन कार्यों को पूरा होने पर यहां आने वाले यात्रियों को एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं मिले। प्रधानमंत्री ने कह दिया है तो निश्चित ही बनेगा। 2047 तक विकसित बनेगा। रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण के लिए सांसद ने प्रधानमंत्री और रेल मंत्री को धन्यवाद दिया। आजमगढ़ के एयरपोर्ट के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में सांसद निरहुआ ने कहा कि जल्द ही किसानों की मांगों को पूरा करते हुए अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनेगा। आजमगढ़ से दुबई, मुंबई और दिल्ली के लिए हवाई सेवा शुरू होगी। उन्होंने कहा कि जल्दी मुख्यमंत्री जी से मुलाकात कर किसानों की मांगों को पूरा करके अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की औपचारिकता पूरी कर ली जाएगी। रेलवे लाइन के संबंध में सांसद ने कहा कि डीपीआर बन रहा है, जल्द बजट आवंटित होते ही काम शुरू हो जाएगा। हाल ही में आजमगढ़ के दौरे पर आए सपा महासचिव शिवपाल यादव ने निरहुआ के लिए कहा था कि वो नाच नौटंकी करें और हमें राजनीति करने दें। इसके जवाब में सांसद निरहुआ ने कहा कि जैसी राजनीति मैंने 1 साल में की है, ऐसी राजनीति शिवपाल जी भी करें। ऐसी राजनीति ना करें कि जीतने के बाद 4 साल में एक बैठक भी ना कर सके। ऐसी राजनीति आजमगढ़ को नहीं चाहिए। आजमगढ़ को नाचने वाली राजनीति चाहिए। मैं 5 विधानसभा में शूटिंग करके नाच भी लेता हूँ और 50 साल में जो काम नहीं हुए वो काम भी आजमगढ़ में ला दिया।
उन्होंने समाजवादी पार्टी को चिताया कि ओम प्रकाश राजभर के साथ आने से 1 लाख वोट तो उनका पहले ही बढ़ गया है, इसलिए समाजवादी पार्टी भ्रम में ना रहे। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ही जीतेगी। इंडिया बनाम इंडिया के सवाल पर सांसद ने कहा कि नाम बदलने से नीयत नहीं बदलने वाली है। प्रधानमंत्री जी की नीयत देश और दुनिया देख रही है। इंडिया नाम रखने वाले लुटेरों की नीयत को भी देश देख रहा है, कभी उनको नहीं चुनेगा। देश प्रधानमंत्री के साथ और साथ रहेगा। 2047 तक भारत विकसित बनेगा। उन्होंने दावा किया कि 2024 में मोदी जी एक बार फिर देश के पीएम बनेंगे। मुझे लगता है कि पूरे आजमगढ़ की तरफ से आज हम लोग अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं पूजनीय प्रधानमंत्री जी के लिए, माननीय रेल मंत्री जी के लिए कि 33 करोड़ 60 लाख रुपया उन्होंने आजमगढ़ को दिया है और उससे आजमगढ़ के जो रेलवे स्टेशन है उसका आधुनिकीकरण होगा, लिफ्ट लगेगी, यहाँ पे स्वचालित सीढ़ियाँ बनेंगी और जो पुल है वो पुल बनेगा। इसके अलावा हमारा जो स्टेशन है वो ऐसा भव्य और दिव्य बनेगा कि हमारे आजमगढ़ की एक पहचान है और हर स्टेशन अपने ज़िले की पहचान होता है। तो मुझे लगता है कि ये जो उपहार आजमगढ़ को मिला है उसके लिए पूरे आजमगढ़ की तरफ से मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं और रेल मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। एयरपोर्ट तो नहीं बन पाया, लेकिन एयरपोर्ट जैसी सुविधा रेलवे में मिलेगी, यहाँ मिलेगी और एयरपोर्ट बनेगा। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं आजमगढ़ की जनता को कि इस विषय पे हमारी अभी बैठक हुई, हम लोगों ने बैठक किया तो हमारे जो किसान भाई हैं उनकी इच्छाओं को पूरा करते हुए वो जो चाहते हैं उनकी मांग का भी सम्मान करते हुए और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनेगा और यहाँ से दुबई के लिए, यहाँ से मुंबई के लिए, यहाँ से दिल्ली के लिए हवाई सेवा शुरू होगी और बहुत जल्द होगी। कब शिलान्यास होने का मामला है? मुझे लगता है कि जो अगली मीटिंग हमारी मुख्यमंत्री जी से है उसमें हम लोग किसानों की जो मांग है उसको रख करके किसानों की मांग पूरी करके और इसको पूरा करवाएंगे। रेलवे लाइन का जो रेलवे लाइन का उसका डीपीआर बन रहा है और जैसे ही उस पर धन आवंटित होगा उसका काम शुरू हो जाएगा। सर्वे का काम पूरा हो चुका है? सर्वे का काम पूरा हो गया। अच्छा, अभी शिवपाल जी आए थे, उनका कहना था कि आप नाच और नौटंकी करने वाले हैं, वही करें। आपके कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि रहे, आगे भी रहेंगे, राजनीति हमको करने दें। मैं भी चाहता हूँ कि वही राजनीति करे, पर मैं चाहता हूँ कि ऐसी राजनीति करें जैसा मैंने 1 साल में किया। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप जीते और जीतने के बाद 4 साल में एक बैठक न कर पाए आजमगढ़ में। ऐसी राजनीति आजमगढ़ को नहीं चाहिए। आजमगढ़ को ऐसी नाचने वाली राजनीति चाहिए कि नाच भी लेता हूँ, आजमगढ़ में रह के 5 विधानसभा में 5 फिल्म बना के नाच भी लिया और 50 साल में जो काम नहीं आया वो आजमगढ़ में ला भी दिया। स्वामी प्रसाद हमारे आए कि अंधे के हाथ बटेर लग गया, अब आगे नहीं लगेगा। छोटे कोई बात नहीं है। मुझे लगता है कि जिस तरह से जो सच है वो सबके सामने है। अभी ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ आ चुके हैं तो 1 लाख तो ऐसे ही बढ़ा देंगे। तो भाई आप कर लीजिए, जोड़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा धरातल पे क्या है। शिवपाल जी का भी कहना था कि इंडिया जीतेगा, एनडीए से साफ हो जाएगा यूपी। मुझे लगता है कि नाम बदलने से काम नहीं बदलता है, नीयत नहीं बदलती है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी को जो नीयत है वो पूरा देश दुनिया देख रही है और ये लोग जिस नीयत से इकट्ठा हो रहे हैं उसको भी देश देख रहा है। तो ये देश लुटेरों को एक साथ जुट के नाम बदल लेने से कभी नहीं चुनने वाला है। ये देश प्रधानमंत्री जी के साथ है, साथ रहेगा और आप देखेंगे कि 2047 तक मेरा देश विकसित बनेगा। 24 में एक बार फिर प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी जी, इसमें कोई डाउट नहीं है? कोई डाउट नहीं है, एकदम 100% बनेंगे, क्योंकि जिस तरह का काम वो किए हैं और कर रहे हैं लगातार, पूरा देश यही चाहता है कि मेरा देश ऐसे ही आगे बढ़े और 2047 तक विकसित भारत बन जाए। इसी ओर हमको काम करना है। हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम से जूझ रहे पेशेंट्स के लिए अच्छी खबर है। अब उन्हें दिल के ट्रीटमेंट के लिए दूसरे शहरों में जाने की जरूरत नहीं होगी। नगर के ग्लोबल हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में कैथ लैब को तैयार किया गया। मंडे से कैथ लैब पब्लिक के लिए स्टार्ट हो जाएगी। हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर सुभाष सिंह ने कहा कि आधुनिक सुविधाओं के जरिए जरूरतमंदों को अपने जनपद में सभी सुविधाएं मिले, इससे बेहतर कुछ नहीं है। कहा कि हृदय रोग आम होता जा रहा है, इससे निपटने के लिए लैब का शुभारंभ किया गया। मुख्य अतिथि सीएमओ डॉक्टर आर्यन तिवारी ने लैब का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इस लैब की शुरुआत होने से दिल के मरीज को एंजियोग्राफी, पेसमेकर जैसी सुविधाएं मिलेंगी।
जनपद की जनता के लिए जीवनदायिनी साबित होगी। आपको बता दें कि प्रतिष्ठित ग्लोबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर के तत्वाधान में शनिवार की देर शाम नगर के होटल में कैथ लैब का उद्घाटन समारोह संपन्न हुआ, जिसमें जनपद के सभी प्रतिष्ठित डॉक्टर उपस्थित रहे। यहां आयोजित हुए CME के दौरान मुख्य वक्ता डॉक्टर प्रशांत सिंह व डॉक्टर नयन चक्रवर्ती ने कार्डियक अटैक के प्रति लोगों को जागरूक करते हुए अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। चिकित्सक ने बताया कि कार्डियक अटैक में समय सबसे महत्वपूर्ण है। हार्ट मेजर अंग है, ये टाइम नहीं देता। समय से इलाज उपलब्ध होने पर ही व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। डॉक्टर प्रशांत सिंह और डॉक्टर नयन चक्रवर्ती द्वारा एक कैथ लैब की स्थापना की गई है। कैथ लैब में मेनली हम लोग एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, ECT, पेसमेकर और जो भी वॉल्व रिप्लेसमेंट और उस सारे जो प्रोसीजर वैल्वुलोप्लास्टी जितने भी कार्डियक प्रोसीजर होते हैं वो करते हैं। आजमगढ़ में एक बहुत बड़ी दिक्कत आ रही थी कि लोग आजमगढ़ से नगरवासी लखनऊ के लिए जाते थे और बीच में एक कार्डियक में जो गोल्डन पीरियड होता है 1-2 घंटे का, वो पार होने के बाद बहुत कम चांसेस रहते हैं बचने के। तो उस जितने पीरियड में हम लोग मिनिमाइज करके यहाँ पे अगर वो कर सकें तो काफ़ी लोगों की जानें बच सकती हैं। तो हम लोग द्वारा ये कोशिश की गई है कि पहले ये सुविधाएं आजमगढ़ में नहीं थी और उसकी वजह से बहुत सी डेथ हो रही थी और कार्डियक इंसिडेंस आप लोगों को पता ही है कि कोविड के बाद बहुत ही बढ़ गए हैं। तो कोविड के बाद इसके इंसिडेंस यंग लोगों में भी होने लगे हैं, जो पहले मिथ था कि 50-60 साल के बाद ही कार्डियक अटैक होता है, लेकिन अब हमारे पास लड़के आ रहे हैं 20 साल 30 साल में भी कार्डियक अटैक हो रहे हैं। और वो जो भी विस्कोसिटी बढ़ने की वजह से हो, लेकिन निश्चित रूप से कार्डियक इंसिडेंसेस बढ़े हैं और इसलिए हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम आजमगढ़ जनपद को ये सुविधा देंगे और अपना प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक तक लोगों तक इसका लाभ पहुँचे। डेफिनेटली कार्डियक जो भी प्रोसीजर हैं वो बहुत महंगे थे, तो हम लोगों ने कोशिश की है कि यहाँ के जो कैपेसिटी के हिसाब से जितने ही हम लोग मिनिमाइज रेट में कर सकते हैं उस रेट में एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी करें और पेशेंट को अधिकतम ठीक करने की दिशा में अपना काम करें। इस सेमिनार में कौन कौन से लोग आए तो क्या बताया गया? देखिए, निश्चित रूप से ये जो CME आयोजित की गई है वो इस बारे में की गई है कि जो कौन सी ड्रग्स कार्डियक्स में काम करती हैं, एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी किन इंडिकेशंस में होता है और किन सब चीज़ों में क्या किया जाता है। ये एकेडमिक विषय था, लेकिन आम जनता से मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि किसी भी चेस्ट पेन को वो सीरियसली लें, कार्डियोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, इन्वेस्टिगेशन जो भी हैं वो करें। आयुष्मान भारत के भी तहत हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एंजियोप्लास्टी की सुविधा आप उपलब्ध कराएं, तो अगर गरीब मरीज हैं तो वो भी यहाँ आके इसकी सुविधा ले सकते हैं। और इसके बारे में जो है CME के माध्यम से डॉक्टर प्रशांत सिंह और डॉक्टर नयन चक्रवर्ती हमारे 2 DM कार्डियो हैं, वो दोनों ने बताया है। शहर में बहुत लोग ने, हमारे CMO साहब उपस्थित थे, मैं उनका विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूं। उसके अलावा हमारे शहर के सभी सम्मानीय IMA के जो पदाधिकारी हैं वो उपस्थित रहे। उसके अलावा भी जो दूर दराज में PMS में सर्विस दे रहे हैं या दूर दराज सर्विस दे रहे हैं एज ए डॉक्टर, वो सारे लोग उपस्थित रहे। ये सेमिनार था, हमने कैथ लैब स्टार्ट किया है ग्लोबल हॉस्पिटल में और सेमिनार उसी के बेसिस पे था। लोगों को अवेयर करना था कि कार्डियक में कितना इम्पोर्टेंस होता है टाइमिंग का। अभी तक पेशेंट जो थे हार्ट अटैक के वो बनारस से लखनऊ जाया करते थे, पर कार्डियक में सबसे इम्पोर्टेंट है टाइमिंग का। जैसे हार्ट अटैक का पेशेंट है, गोल्डन आवर 1 घंटे का होता है। 1 घंटे में आप जब अच्छा मैनेज करते हैं पेशेंट को, आप प्लास्टी वगैरह कर लेते हैं, एंजियो वगैरह कर लेते हैं, तो पेशेंट का लाइफ सेफ्टी बहुत अच्छा होता है। क्योंकि जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन जब रुकता है तो हमारा हार्ट जो होता है वो अगर 6 घंटे से ज़्यादा है तो बहुत हिस्सा उसका डैमेज हो जाता है। बाद में उसको खोलने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हमें नहीं मिलता है। बस मुझे यही अवेयर कराना था कि जो कार्डियक सेंटर होना चाहिए वो कार्डियक से तो हर डिस्ट्रिक्ट में कैथ लैब होनी चाहिए, जो आप प्राइमरी मैनेजमेंट पर। कार्डियक ऑलरेडी बहुत ही मॉर्टेलिटी इस ब्रांच में है, बहुत ज़्यादा मॉर्टेलिटी, इवन प्रोसीजर के बाद भी मॉर्टेलिटी रहती है, पर ये कम से कम आप लाइफ सेफ्टी बहुत अच्छे से कर सकेंगे। देखिए, हार्ट अटैक हमेशा एक गंभीर बीमारी है। हार्ट आपका एक ऐसा अंग है जो आपको समय नहीं देता है। आपको न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस डिजीज़ हो जाएगी या रीनल डिजीज़ हो जाएगी, लिवर डिजीज़ हो जाएगी, ये क्रॉनिसिटी होते हैं। हार्ट में क्या है, हार्ट में आपको टाइम नहीं देता है कि हम वेट करें। हार्ट ही हमारा सबसे मेजर अंग होता है। अगर इसके डैमेज होने के बाद हमारे सारे अंग एक एक करके निष्क्रिय हो जाते हैं। तो हार्ट में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, आपके टाइमिंग है। इसी यही कारण है कि मैं अपने बैचमेट के साथ यहाँ दोनों लोग मिलके इसलिए इस कैथ लैब को भी स्टार्ट किया कि पूरी फैसिलिटी हम राउंड द क्लॉक हम कर सकें, क्योंकि ये एक ग्रुप प्रैक्टिस की तरह है और आप ग्रुप में करते हैं तो ज़्यादा आप अच्छा कर सकते हैं। इसलिए 2 कार्डियोलॉजिस्ट के साथ हम यहाँ पे आए हैं। सेमिनार जो था हमारे नए कैथ लैब के सिलसिले में था, जो कि ज़िले में अभी स्टार्ट हुआ है। तो हमारी जो अभी एक्टिविटीज़ हैं
ये इसी कैथ लैब के अराउंड रहेंगी। इस ज़िले में देखिए यहाँ हार्ट के बीमारियों का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव है। कई सारे मरीज होते हैं जिनको हार्ट अटैक होने के बाद इस ज़िले से बहुत ही तुरंत या तो लखनऊ नहीं तो बनारस लेके जाना पड़ता है, और जिसके कारण उनकी चिकित्सा में असर पड़ता है। क्योंकि हार्ट अटैक के बाद समय का बहुत इम्पोर्टेंस होता है, तो इस कैथ लैब के होने से अब कम समय में रोगियों को हम जल्दी से जल्दी उनका इलाज प्रोवाइड कर सकते हैं। ये कैथ लैब की सुविधा 24 घंटे खुली है, और इसी के सहारे हम लोग इस तरह के हार्ट अटैक के मरीजों या हार्ट फेलियर के मरीजों का जल्द से जल्द और सुचारू रूप से इलाज कर सकते हैं। हार्ट के लक्षण क्या है? इसका देखिए सबसे मेन लक्षण तो होता है छाती में दर्द होना। छाती में दर्द जो कि एकदम सेंटर में महसूस होता है, ये दाबने जैसा महसूस होता है, कुछ समय जलन जैसे भी महसूस होता है। इस दर्द की खासियत ये होती है कि ये यहाँ से छाती से बाएं हाथ, दाहिना हाथ, ऊपर दांत और नीचे पेट तक भी ये दर्द जा सकता है। साधारणतः ये दर्द आपका कुछ काम करने से बढ़ जाता है एवं थोड़ा सा रेस्ट करने पर ये दर्द में आराम महसूस होता है, लेकिन अगर मरीज को दिल का दौरा पड़े तो इस दर्द में जनरली आराम नहीं होता है। इस तरह का दर्द अगर किसी को महसूस होता है तो हमारा उनको राय रहेगा कि वो तुरंत से तुरंत एक डॉक्टर का ये रिकमेंडेशन ले। जी देखिए, इस तरह का दर्द अगर लोगों को महसूस होता है, हाँ ये बहुत समय ऐसे होता है कि गैस की बीमारी के साथ इसको कंफ्यूज किया जाता है, लेकिन एज कार्डियोलॉजिस्ट मेरा यही एडवाइस रहेगा कि इस तरह के दर्द को कभी भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। गैस का दवाई खाने से पहले कुछ नहीं तो कम से कम एक ECG जांच ज़रूर करके देख लेना चाहिए, ताकि ये बीमारी कभी मिस ना हो। कितना खतरनाक होता है बीमारी? ये बहुत खतरनाक बीमारी होती है। सालाना अभी भी लगभग 10 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत होती है इस बीमारी से, और वो भी इसीलिए क्योंकि समय पे लोग इसका इलाज नहीं करा पाते हैं। तो इसलिए जितना जल्दी हो सके इसका जांच करना ज़रूरी होता है। सेमिनार के माध्यम से क्या क्या बताया गया? सेमिनार के माध्यम से देखिए लोगों को हम लोगों ने ये मैसेज पहुंचाया है कि इस बीमारी की, जो हार्ट अटैक वाली बीमारी होती है, इसकी क्या गंभीरता होती है, इसके साथ साथ इस बीमारी का क्या इलाज संभव है, जो एंजियोप्लास्टी होती है या बाईपास सर्जरी ये की जाती है, इस किस तरह से किया जाता है, और आगे हम लोग ऐसे मरीजों को किस तरह का दवाई और किस तरह की मेडिकल एडवाइस प्रोवाइड कर सकते हैं, वो चीज़ें हम लोगों ने मेनली बताई हैं। रविवार को महिला मंडल जनसेवा समिति की पदाधिकारियों ने कार्यालय पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर श्रेया तिवारी को श्रद्धांजलि अर्पित की। सभी पदाधिकारियों ने उक्त घटना की निंदा की और कहा कि घटना की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ये एक बहुत ही दर्दनाक घटना है। दोषी चाहे जो भी हो, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि आगे से किसी ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो सके। संस्था की सचिव पूनम उमेश सिंह ने बताया कि आजकल के बच्चों में बर्दाश्त करने की क्षमता दिनों दिन कमजोर होती जा रही है, जिसके जिम्मेदार कहीं न कहीं हम अभिभावक हैं। पहले स्कूलों में बहुत ही सख्त माहौल हुआ करता था। किसी बच्चे को अगर स्कूल में डांट पड़ गई या मार पड़ गई, वो घर आकर बताए तो उसे घर पर और मार पड़ती थी कि जरूर तुमने कुछ बदमाशी की होगी, लेकिन आज स्थिति कुछ और है। हमारे बच्चे अगर डांट खाकर घर आ जाते हैं तो हम आग बबूला हो जाते हैं कि हमने कभी डांटा नहीं, हमारे बच्चे को कोई और कैसे डांट सकता है, जिसके फलस्वरूप बच्चों की मनोस्थिति बहुत ही कमजोर होती जा रही है और वो छोटी से छोटी बातें बर्दाश्त नहीं कर पाते, परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार नहीं हो पाते हैं। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए एक काउंसलर की हर स्कूल में जरूरत है। अंत में सभी पदाधिकारियों ने मोमबत्ती जलाकर मौन रखकर श्रेया की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और अश्रुपूरी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर आयशा खान, अर्चना तिवारी, सुष्मिता बनर्जी, अर्चना शुक्ला, सुनीता गुप्ता आदि मौजूद रहीं। जो है श्रेया की आत्मा को शांति दे और उसके परिवार को उस दुख की घड़ी को सहन करने की सहन शक्ति दें। और आज हम सभी पदाधिकारी यहाँ पे इकट्ठित हुए हैं, जो आजमगढ़ में एक बहुत ही दुखद घटना हो गई है बच्ची श्रेया तिवारी का। उसी के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। उसकी आत्मा की शांति के लिए हम लोग शोक सभा आयोजित किए हैं। कभी कोई नहीं चाहेगा कि इस तरीके की घटना फिर से दोहराई जाए। उस बच्ची के माता पिता का क्या हाल होगा, ये हम महिलाएं चाहे कोई भी पुरुष हो वो सब समझ सकता है कि किसी की बच्ची अगर इस दुनिया से गई है तो उसकी क्या हालत हो गई होगी। और हम लोग यही चाहते हैं कि जो भी हो उचित न्याय। मैं महिला मंडल की उपाध्यक्ष हूँ
और मैंने जब जाना श्रेया जी के बारे में, श्रेया तिवारी जो कि एक स्टूडेंट थी, तो उन्होंने सुसाइड किया, तो मैं तो एकदम चौंक गई, ऐसा कैसे हो गया। बच्ची पढ़ने गई और नहीं रही, वो भी स्कूल में सुसाइड की। कारण क्या है? कारण तो बहुत लग रहा है, लेकिन अब सही कारण क्या है ये तो अब पता बाद में ही चलेगा। लेकिन फिर भी उनकी आत्मा के लिए हम शांति चाहते हैं, और फिर किसी दूसरे बच्चे के साथ ऐसा ना हो, ऐसा कुछ न्याय हो जिससे और भी बच्चे के साथ कुछ ना हो और सभी हमारी बच्चियां सुरक्षित रहें। थैंक यू। हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। आजमगढ़ में जो एक घटना हुई, श्रेया तिवारी नाम की एक बालिका जो चिल्ड्रन गर्ल्स कॉलेज में पढ़ती थी और स्कूल पीरियड में ही, स्कूल टाइमिंग में उसने सुसाइड किया। सुसाइड का कारण जो भी सभी ने देखा कि कारण तो बहुत सारे हैं, लेकिन इतना ज़्यादा मेंटल टॉर्चर उसके साथ हुआ जिसकी वजह से उसको ये कदम उठाना पड़ा। वजह कुछ भी हो सकती है, लेकिन रोका भी जा सकता था। और हम सब शहरवासी बहुत ज़्यादा मर्माहत हैं इस बात से, क्योंकि हम सब बच्चों की माँ हैं, हमारे पास भी लड़कियां हैं, और हम इस बात को समझ सकते हैं कि आजकल के बच्चे बहुत सेंसिटिव हो चुके हैं। हम ऐसा कोई कदम ना उठाएं जिससे हमारे बच्चे ये कदम उठाने पर मजबूर हो जाएं। मैं नहीं चाहती कि किसी का नाम लूं, लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शियाँ जो दिखाई दे रहा है वो वहाँ की प्रिंसिपल सीधे सीधे ज़िम्मेदार हैं। ज़िम्मेदार इस पीरियड इस तरह से हैं कि अगर पनिशमेंट देना भी है तो पनिशमेंट का तरीका बहुत कुछ हो सकता था। पनिशमेंट का तरीका बच्ची को समझाना भी हो सकता है, मॉरल टीचिंग भी हो सकती है, बच्ची का ब्रेन वॉश भी किया जा सकता था। मैं भी एक टीचर हूँ, मैं इस चीज़ को समझ सकती हूँ कि वो लड़की ने जो भी कदम उठाया है उसके साथ बहुत मेंटल टॉर्चर हुआ है। और ज़रूरी नहीं कि किसी का मर्डर किया जाए तभी जो है हत्या समझी जाए। हत्या इस तरह से भी की जा सकती है, इनडायरेक्ट वे में ये हत्या हुई है। और मैं सिर्फ अपने न्यायालय से, अपने लोगों से, जो इसके ज़िम्मेदार लोग हैं, जो इसका फ़ैसला करने वाले हैं, मैं इतना चाहती हूँ कि माँ बाप के दिल को सुकून उस वक्त मिलेगा जब इस बच्ची के साथ कुछ इंसाफ होगा, वरना साक्ष्य मिटाने का सबूत तो पहले भी कर दिया गया। स्कूल में माँ बाप के आने से पहले या पुलिस के आने से पहले वो सारे साक्ष्य मिटा दिए गए। क्यों मिटा दिए गए? आपको अपने बचाव का ज़्यादा फिक्र थी, ना कि उस माँ बाप के बारे में आपने नहीं सोचा कि जिसकी बच्ची सुबह व्रत रखकर स्कूल आई थी, और वो स्कूल पढ़ने आई थी, सुसाइड करने नहीं आई थी। उसको इस हद तक उकसाया गया कि उसने ये कदम उठाया। बस सिर्फ और सिर्फ मैं प्रशासन से और अपने न्यायालय से ये दरकार रखती हूँ कि उसके साथ, उस बच्ची के साथ इंसाफ हो। रविवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 508 रेलवे स्टेशनों का अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत शिलान्यास किया। देश के 508 रेलवे स्टेशनों में एक आजमगढ़ का रेलवे स्टेशन भी है, जिसका 34 करोड़ की लागत से एयरपोर्ट की तर्ज पर आधुनिकीकरण किया जाएगा। लेकिन मोदी सरकार की नीयत पर समाजवादी पार्टी अंदेशा जाहिर किया है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अशोक यादव का कहना है कि ये सिर्फ चुनावी शगुफा है। 9 साल हो गए मोदी सरकार को, इन्होंने टक्कर रोधी उपकरण का नाम कवच रख दिया, लेकिन आज तक 98% ट्रेनों में टक्कर रोधी उपकरण नहीं लग पाया। मोदी सरकार रेल यात्रियों की जान से खिलवाड़ कर रही है। उड़ीसा में हुई ट्रेन दुर्घटना इसका उदाहरण है। अपने रेल यात्रियों के साथ होने वाले शोषण को जरूर देखा होगा। वरिष्ठ नागरिकों को किराए में मिलने वाली छूट मोदी सरकार ने वापस ले ली। प्लेटफॉर्म टिकट के दाम कई गुना बढ़ा दिए। किसी वजह से अगर मजबूरी बस टिकट कैंसिल करवाना हो तो वहां पर शोषण। आज मोदी सरकार अमृत भारत स्टेशन योजना नामक एक और चुनावी शगुफा लेकर आई है। इसका भी हश्र बुलेट ट्रेन जैसा होगा। जहां तक सवाल आजमगढ़ के सांसद दिनेश लाल निरहुआ का है, नाचने गाने की प्रैक्टिस उनकी जारी है, क्योंकि उनको पता है 2024 के चुनाव में बेरोजगार होने के बाद फिर से उन्हें वही काम करना पड़ेगा। आजमगढ़ की जनता इनकी बातों को कोई तवज्जो नहीं देती। आपने बुलेट ट्रेन देखी? नहीं देखी होगी। ट्रेनों में लगने वाला टक्कर रोधी उपकरण, जिसको कि एसीडी कहते हैं, एंटी कोलिजन डिवाइस, 9 साल हो गए मोदी सरकार कवच के नाम पे बड़ा प्रोपेगेंडा की थी। आज तक देश की 98% ट्रेनों में टक्कर से बचने का उपकरण मोदी सरकार नहीं लगवा पाई। यात्रियों की जान जोखिम में डाल रही है मोदी सरकार। लेकिन आपने रेल यात्रियों का शोषण
जरूर देखा होगा। मोदी सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों को किराए में मिलने वाली छूट वापस ले ली। इन्होंने प्लेटफॉर्म टिकट का दाम कई गुना बढ़ा दिया। आप टिकट किसी वजह से मजबूरी बस अगर आप टिकट कैंसिल कराने जा रहे हैं, वहां पे आपका शोषण हो रहा है। टिकट कैंसिलेशन के माध्यम से आपका ज्यादा से ज्यादा रकम काट ली जा रही है। तो ये शोषण तो असीमित कर रहे हैं ट्रेन यात्रियों का, रेल यात्रियों का। साथियों, ये मोदी सरकार की एक आज उन्होंने उद्घाटन किया अमृत भारत स्टेशन योजना। ये योजना भी बुलेट ट्रेन की तरह और कवच की तरह एक चुनावी शिगुफा भर है लोकसभा चुनाव को देखते हुए। जहां तक सवाल आज आजमगढ़ के सांसद दिनेश लाल निरहुआ का है, ये अभी भी अपने नाचने गाने की प्रैक्टिस जारी रखे हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कि आगामी लोकसभा चुनाव में ये बेरोजगार होने जा रहे हैं। तो बेरोजगार होकर अपने पुराने धंधे में ये फिर से लौट जाएंगे। तो इनकी बातों का कोई बहुत तवज्जो आजमगढ़ के लोग नहीं देते हैं। निस्वा इंटर कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़ एडमिशन ओपन क्लास नर्सरी टू 12 हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम affiliated to UP board, excellent teaching method, conducting various competitions, co-curricular activities, ensure overall growth of your child, complete education with confidence, well-maintained computer lab, science lab, CCTV surveillance, ventilated classroom and safe compound, transport facility available, खुशखबरी विद्यालय को विज्ञान, कॉमर्स, गृह विज्ञान, शिक्षा शास्त्र, नागरिक शास्त्र, भूगोल तथा समाज शास्त्र विषयों की मिली मान्यता। लिमिटेड सीट्स, एडमिशन के लिए जल्दी करें। लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन और इंडक्शन। फर्नीचर के सामानों में बेड, सिंगारदान, अलमारी, सोफा, मेज, कुर्सी, रिवॉल्विंग चेयर, रैक, स्टूल, संडली, सीढ़ी, गद्दा इत्यादि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुंचिए लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी आजमगढ़। Paradise International School, Hirapatti, Azamgarh. Admission open. Playgroup to class 10. CBSE pattern English medium school. In-house developed digital learning platform. True digital smart school. Well-qualified teaching staff. Well-designed composite science lab. Fully equipped computer lab. Fully furnished library. Edge per CBSE standards. Outdoor and indoor play facility for overall development. Our branch Kids Paradise Fun of Learning Playgroup section of Paradise International School 200+ design activity kits and play zone for Kids Paradise Playgroup section.